हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ विद सुशील बिंद। वी आर डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर क्लास 10th प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 पेपर कोड नंबर 822 है ना जी, 882 थोड़ी है, 822 IB है ना। ये तो इसमें हम लोग को जो है कि क्वेश्चन आपका खंड आ का बहुविकल्पी प्रश्न का ये प्रश्नोत्तर नंबर पहला हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पहला ये कहा कि यदि 65 और 117 के HCF को 65P - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान ज्ञात करना है। ये चैप्टर आपका किसका है? पूर्णांक से है, वास्तविक संख्या। पहले चैप्टर से ये क्वेश्चन है आपका पुटअप किया गया है, तो इसको हम लोग करेंगे क्या, देखिए थोड़ा समझिएगा आप लोग। ये दे रखा है, इन सब का HCF ये दिया है, मतलब 65 और 117 का HCF दे रखा है। ये मान लिया है कि 65P - 117 आएगा, तो कह रहा इस P का मान अज्ञात करना हम लोग को। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का हम लोग HCF फाइंड करेंगे। आप पे डिपेंड है, चाहे आप जिस मेथड से निकाल पाओ निकालो, चाहे आप लोग भाग विधि से निकालो, चाहे आपकी मर्जी का है तो गुणनखंड विधि से निकालो, जैसे आप लोग की मर्जी है। तो हम लोग फटाफट यहाँ पर एक मेथड को अप्लाई कर लेता हूँ। ये शायद मुझे लगता है भाग विधि है ना। तो चलो इसको करो। 65 दूना कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, लगभग ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार जाएगा, अरे बोलो ना यार, हाँ या ना, कितना हो जाएगा ये 7 में से 5 गए 2, और ये 11 में से 6 गए 5। फिर इसके बाद यहाँ पर 65 रखो, एक बार जाएगा 52 आएगा, फिर घटाएंगे 3 आएगा, इसके बाद 1 आएगा, फिर यहाँ पर जाएगा 2, मतलब ये इसको यहाँ पर रखा जाता है। 13 चौका 52 शायद मुझे होता है, ऐसा लगता है ना। अब आप लोग खूब अच्छे से जानते हो, जिस टर्म पे संख्या को पूरी तरह डिवाइड कर देता वही इसका HCF हो जाता है। मतलब क्या कि यानी 65 है और 117 का जो HCF आ गया, कितना आ गया मेरे पे, HCF जो आ गया, कितना आ गया मेरे पास, ठीक, ये 13 आ गया। क्या आ गया आपका, 13 है। दरवाजा लॉक कर दो। ये कितना आ गया, 13 आ गया। अब जैसे मेरे पास 13 आया, ये HCF के स्थान, इन दोनों की संख्या का स्थान हम लोग क्या पुटअप करेंगे, 13। तो चलो फट से यहाँ पर रख देते हैं। तो आ जाए क्या, 13 बराबर क्या हो गया, 65P - 117। अब ये तो बन गया वन वेरिएबल का इक्वेशन बन गया ना, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब एक चर वाला रैखिक समीकरण को आप लोग खूब अच्छे से प्रॉपर खूब सॉल्व किए, कई बार है ना। आप लोग 6 में किए, 7 में सॉल्व किए, 8 में किए, 9 में, फिर 10 में आए हो, है ना। तो चलो इसको करो, ये वाला इसको हम लोग इधर लेंगे, पक्षांतर करेंगे, बनेगा 13 प्लस का 117 इक्वल टू ये 65 का P आ जाएगा। जोड़ो तो दोनों क्या होगा, 7 3 का 10 का 0 हासिल गया, 1 1 1 2 हो जाएगा, और शायद 120 आ जाएगा ना। 120 कहाँ का, 13 7 तो 20 हो जाए, 140 आएगा, है ना। 7 3 10 1 1 2, अच्छा नहीं सही 120 ही आएगा। अरे देख लो कितना, 120 है, तो मेरे हिसाब से लग रहा है ना। 120 जबकि नहीं आना चाहिए, 130 है, 130 आएगा। चलो अब यहाँ से P की वैल्यू क्या आ जाएगा, 130 बटे का 65, भाग दो, देख कितना आता है। 2 बार जाता कि 3 बार जाएगा, 3 बार में तो आएगा नहीं, या तो 4 बार जाएगा या तो 2 बार जाएगा, है ना। चलो 4 में काट दें, 4 पंचे का 20 के 0 हासिल लगा 2, और 4 4 छंग 24, ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो कितने बार जाएगा, 2 बार, अरे 2 ही तो बार जाएगा। अरे 5 दूंगा का 10, और 5 ना 6 दूंगा 12 का 13, तो 65 दूनी 130। तो जो P की वैल्यू आ जाए, कितना आ जाएगा मेरे पास, इसका ये एग्जैक्ट आंसर होगा आपका। पहले वाले क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा B इज द राइट आंसर होगा। तो P की जो वैल्यू होगी कितनी होगी आपका, वो 2 होगा, ठीक है ना। ठीक आगे चलिए आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन आपका दूसरा है। क्वेश्चन दूसरा इसका करा है कि 2 tan 45 अंश बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर 45 अंश का मान ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, 2 tan 45 डिग्री अपान का 1 प्लस का tan स्क्वायर 45। ये अगर कोणों को वाला वैल्यू आप लोग को पता होगा, साइन वाले, साइन 0 30 45 60 90, ठीक ना। इसके बाद 90 के बाद 120 135 150,
और 180 में, यानी 6 रेशियो को अगर एंगल में अगर वैल्यू पता होगी तो आप लोग इजीली प्रूव इसको कर सकते हो, कोई ऐसा डाउट नहीं है। चलो इसको हम लोग ऐसे बेस करते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, 45 की वैल्यू मुझे पता है, tan 45 की वैल्यू कितना होती है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये 1 प्लस का ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर माने 45 अंश होगा, यानी 45 का मान कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 1 1 2 हो जाएगा, 2 बटे का 2 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1, माने ये क्या हो जाएगा आपका, ये इसकी वैल्यू 1 आ जाएगा। मतलब क्या, ये इसका आंसर जो फर्स्ट वाला देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, सी। चलो दूसरे वाले का ऑप्शन सी से राइट आंसर होगा। छोटा सा बात था, आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जो tan 45 की वैल्यू होती है, वो जो tan 45 की वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 होती है, इसका हम लोग यहाँ पर यूज किए हैं। और इसी तरह का आप लोग पूरा ये आपका एंगल जो फॉर्म था 6 रेशियो का आप लोग 180 तक याद करके रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्वेश्चन इजीली पूरा हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका तीसरा दे रखा है 15, 18 और 124 का लसा ज्ञात कीजिए, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग करिएगा। 15 दे रखा है, 18 दे रखा है और 24 दे रखा है। 24 का एलसीएम पूछ रहा है ना। इसका एलसीएम निकालो फट से, कितना आ जाएगा आप लोग को, जल्दी करिए। तो एलसीएम आपको 2 मेथड्स पते हैं, आप जिस तरह से आप करना चाहो कर लो। मैं जो है कि डिवाइड मेथड कर ले रहा हूँ, 15, 18 और ये 24, ठीक है ना। चलो इसको हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले ये 2 से डिवाइड करेंगे, 15 को एज यू एज रहने देंगे, 9 होगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, ये 15 ऐसे रहेगा, 9 को भी ऐसे रख दो, 6 यहाँ आ जाएगा। फिर 2 से काटो, 15 ऐसे रहने दो, 9 को भी ऐसे रहने दो, 3 बार जाएगा। 3 से काटो, 3 पचे 15 होगा, 3 1 का 3 होगा, 3 1 का 3 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 5 ऐसे रहेगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। इसके बाद लास्ट में कितने से काट देंगे, 5 से, 5 और 1 फिर 1। मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पचे का 40, 8 पचे का 40, 40 3 त्रिक का 9, 9 ना, 9 चौके 36, है ना। 40 अरे यार 40 गुणे 9, 9 चौके 36 होगा, कितना आ जाएगा 300 का 60, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन इसका है, डी इज राइट आंसर बनेगा इसका, ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा इसका, ठीक है ना। क्वेश्चन चौथा है, सिंप्लीफिकेशन का है, यानी सरल रूप में लिखिए। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, कह रहा है कि 148/185 का सरलतम रूप होगा। क्या दे रखा, बहुत ही इजी पेपर है इस साल वाला। 100 कितना दे रखा है, 48 बटे का कितना दे रखा है, 185 दे रखा है। इसका आपका न्यूनतम यानी न्यूनतम इसका सरलतम रूप फाइंड करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। तो आप लोग सिंप्लीफिकेशन फटाफट करिए, 2 से तो ऊपर नीचे कटेगा नहीं, 3 से कट सकता है शायद, 5 होगा और 8, 8 5 का 13, 3 से भी नहीं कटेगा। क्या 7 से कटेगा, काटो 7 से, 7 से तो भी शायद मुझे नहीं लग रहा है कटेगा, 8 से कटेगा। चलो इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ये तो हम लोग बात किए थे इसमें ना, तो ये 2 से ऊपर वाला तो 2 से कट जाएगा, नीचे 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी कटेगा नहीं, क्योंकि 5 4 का 5 9 5 का 13 होगा, है ना, ये भी नहीं कटेगा। 4 से भी नहीं कटेगा, ऊपर वाला 4 से कट जाएगा, नीचे वाला नहीं कटेगा। 5 से तो नीचे वाला कटेगा, ऊपर वाला नहीं कटेगा। 6 से ऊपर वाला भी नहीं कटेगा, 7 से ऊपर वाला भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं ऐसे हम लोग काटते जाएंगे तो ये लास्ट में देखेंगे तो ये 37 से कटेगा। 37 को अगर 4 बार काटोगे, 4 बार में ये क्या आ जाएगा आपका 148 आएगा, और 37 में 5 बार इसको भाग करोगे तो आ जाएगा 185। तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वह 4/5 आ जाएगा, ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ये एक आपका रूल नंबर है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर 37। तो इसको आप लोग इस तरह से आप लोग देखेंगे, जो रूल नंबर में जो आपका रूल कह लो या जो लोग कह लो आप ऑड नंबर, तो उसे आप लोग डिवाइड करेंगे तो इस तरह से कुछ नंबर में आपको कटेगा, जो 37 से यहाँ पर कटेगा एग्जैक्ट। तो इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा आपका 4/5, जो इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर इसका होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन पे, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये जो आप लोग करना है, आप वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद करना। क्वेश्चन दे रखा है कि P के किस मान के लिए समीकरण
3x माइनस का y प्लस का 8 बराबर 0 और 6x माइनस का पी वाई बराबर 6 समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। ये आपका 2 चर वाले रेखे के समीकरण से आगे क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन मेरे पास है क्या, ये 3x माइनस का y प्लस का कितना मेरे पास 8 बराबर का 0, ये इक्वेशन फर्स्ट दे रखा है। दूसरा दे रखा है आपका 6x माइनस का पी वाई बराबर दे रखा है कितना, ये 16। यह समीकरण 2 है। कह रहा है संपाती बताइए p के केस में, यानी p की वैल्यू क्या होगी कि आपको दोनों रेखाएं मेरे पास संपाती हो जाए। अब 3 कंडीशन थे जब कोई भी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो 3 कंडीशन थे। क्या क्या तीनों कंडीशन थे? 3 कंडीशन मेरे पास यही थे। जनरल इक्वेशन हम लोग बताऊं, ax प्लस का a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 ये दे रखता था। और दूसरा a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकंड दिए रखा था। अब इसमें 3 कंडीशन हुआ करते थे। तीनों कंडीशन क्या क्या थे, अब उस पर हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक ना। तो ये अगर ऐसे 2 इक्वेशन होते थे तो इसके लिए 3 कंडीशन होते थे। तीनों कंडीशन हम लोग लिख रहा हूं। पहला क्या होता था कि पहला यदि a1 अपान का a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपान का b2, अगर ऐसे केस में आए तो उसको हम लोग क्या बोलते थे इस केस में कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रच्छेदित करती हैं। क्या करती हैं, या एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रच्छेद करेंगे। प्रच्छेदित रेखाएं, प्रतिच्छेदित रेखाएं, पहले कंडीशन। इस पे आप लोग को बराबर एक क्वेश्चन हर एक साल में मिलता रहेगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन का आप लोग जरूर सीखेंगे। तो अगर कोई भी 2 समीकरण ऐसा दे रखा है 2 चर वाले, तो आपको पहला कंडीशन क्या होता है, अगर a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2, अगर इन दोनों का रेशियो अगर बराबर नहीं आ रहा है तो उसको हम लोग प्रच्छेदित रेखाएं बोलते हैं। दूसरा जो होता है कंडीशन, अगर दूसरा मैं बात करूं कि a1 अपान का a2 इज इक्वल टू b1 अपान का b2, ये देखो a1 अपान का a2 और b1 अपान का b2 इज इक्वल टू c1 अपान का c2। अगर ऐसे कोई कंडीशन दे रखे, मतलब a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2, इन सब की अगर रेशियो बराबर आ रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, संपाती रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ, संपाती रेखाएं बोलते हैं। संपाती रेखाएं। और थोड़ी सी मैं बात बता दूं इसके लिए, अगर प्रच्छेदित रेखाएं हैं तो उस केस में केवल और केवल मुझे एक सलूशन मिलता है, केवल और केवल मुझे एक हल मिलेगा। यहां पर लिखेंगे केवल एक हल, केवल एक हल मिलेगा, है ना। या एक, इसको अद्वितीय हल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, ये कंडीशन का आप लोग प्रॉपर याद करके रखेंगे। इसमें जब संपाती होती है तो जब दोनों रेखा एक दूसरे को कहीं काटेंगी नहीं, तो इस केस में इसको कितने हल मिलते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल मिलते हैं। क्या, अपरिमित, हर एक सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पर होगा क्या, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है ना। नेक्स्ट और लास्ट वाला कंडीशन आता है, ये थर्ड है आपका, सॉरी सेकंड है, और ये थर्ड पे केस पे आपका क्या होगा कि यदि ऐसा अगर हो रहा है कि अगर a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान का b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपान का c2 हो, तो अगर a1 अपान a2 b1 अपान b2 और a1 अपान a2 और b1 अपान b2 की बराबर हो, बट c1 अपान c2 की वैल्यू आपस में अगर बराबर नहीं होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, समांतर रेखाएं बोलते हैं। कौन सी रेखाएं बोलते हैं, समांतर रेखाएं। माने
माने क्या इसका मतलब ये कि ये दोनों रेखाएं ऐसे एक दूसरे को क्या होगा पैरेलल होंगी या एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं तो क्या बनते हैं, तो उस केस में इसको हम लोग बोलते हैं इसका कोई हल नहीं होगा। तो इस केस में इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ठीक है ना। स्ट्रक्चर मैं इन सबका बना दे रहा हूं। देखो क्या होता है, केवल एक हल के लिए ये एक रेखा और एक रेखा ये एक बिंदु पर ऐसे इंटरसेक्ट करेगी। अपरिमित रूप से संपाती होने का मतलब क्या है, एक रेखा ये मेरे पास है और इसी पर कोई एक रेखा और इसी पे है ना, इसी जस्ट इसी के ऊपर, तो ये इसी पे मैं इसी पे बना दे रहा हूँ। तो जैसे ये मेरे पास क्या है एल रेखा और ये एम रेखा है, तो इसमें एल और ये एम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। ठीक है ना। तो ये और समांतर होने की कंडीशन क्या है, ये दोनों रेखा ऐसे पैरेलल रहेंगे ऐसे, है ना। अगर एक बिंदु पर काटे तो एक हल हर एक बिंदु पर जहां तक बढ़ेंगे तहां तक कट करती जाएंगी, है ना। तो उस केस में अनंत हल, अनंत बिंदु पर काटेंगे अनंत हल, एक बिंदु पर नहीं काट रही तो एक भी हल नहीं। तो तीन कंडीशन ये है। अब इससे हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना इजीली पूर्वक, कंडीशन अगर आ गया हो तो कोई बात नहीं। ठीक है ना। आगे चले, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ समझ लो कह रहा है कि कौन सा पूछा है, ये संपाती होने का। संपाती होने के उसमें क्या होता है कि तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपस में बराबर। तो इस वाले को थोड़ा सा सेकंड वाले के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी लिख सकता हूँ, 6x माइनस का py माइनस की क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, सॉरी 16, हाँ 16 है, 16 बराबर क्या हो जाएगा 0। हमें क्या लाना है, ये मुझे संपाती चाहिए था ना कि संपाती रेखाएं निरूपित करें। तो संपाती रेखा निरूपित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ये तीन ये आपका मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, थोड़ा समझो, थोड़ा डिटेल चला, वीडियो लंबी होगी बट आप लोग ध्यान से रखना। इसको A1 कहते हैं, ये B1 है और ये क्या है आपका C1 है, ये A2 है और ये B2 है और ये क्या है आपका, यहाँ पर लिख दो A2 B2 और ये C2 है। ठीक है ना। अब यहाँ से हमें करना क्या, इन सब का रेशियो निकालो। A1 अपान A2, A1 अपान का A2 इज इक्वल टू B1 अपान का B2 इज इक्वल टू C1 अपान का C2, यही होना चाहिए। अब A1 की वैल्यू कितना मेरे पास यहाँ पर 3 है, 3/6 बराबर B1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर B1 की वैल्यू 1 है, यहाँ पर किसी कोई गुणांक नहीं तो 1 माना जाएगा, माइनस का 1 बटे माइनस का P है ना, यही P है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर की C1 की वैल्यू 8 है और इसकी वैल्यू कितना है माइनस का 16 है। अब देखो क्या आएगा, ये काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर ये माइनस का माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कहने का मतलब 1/P आ गया। और यहाँ पर 8 दूँगा का 16, 8 दूँगा का 16 यानी 8 यानी 1/-2 आ गया, है ना। अब देखो ये भी 1/2 है और ये माइनस का 1/2 है और ये 1 है ना, तो क्या माइनस सब में मुझे माइनस लेना था ना। चलो एक इसके साथ माइनस हो गया, पहले वाले में शायद माइनस, इसमें भी पहले माइनस है, ये तो दोनों माइनस में प्लस हो गया, तो ये प्लस हो गया, ठीक है, ये भी प्लस ये भी, इसको माइनस का हम लोग किए क्या, रुको यार, अब ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या पुटअप करें P की वैल्यू, कि जिससे ये तीनों वैल्यू बराबर हो जाए। अगर यहाँ पर माइनस होता तो ठीक ठाक था, यहाँ पर माइनस था तो भी ठीक ठाक था, थोड़ा सा कंडीशन टर्म और देखते हैं। देखिए तो इसमें दो कंडीशन बन सकते हैं। देखो ये देखो माइनस में आ रहा है, ये क्या है आपका प्लस में है, या तो P की वैल्यू माइनस में करेंगे तो ये दोनों बराबर होगा, ये बराबर नहीं होगा। तो हम लोग ऐसे क्या करते हैं, इस वाले में तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा रॉन्ग है। रॉन्ग क्या है, ये वाला यहाँ पर जो क्वेश्चन में यहाँ पर या माइनस लगा लो तो सही हो जाएगा, तो यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा, तो ये जो यहाँ पर माइनस में वो क्या आएगा प्लस में आएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा, तीनों प्लस में हो जाएंगे। अब P की वैल्यू जैसे इसके बराबर कैसे आ जाए, अगर P के स्थान पे 2 रखेंगे तो सारी की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 और 1/2 ये 2 आ जाएगा और 1/2, तीनों वैल्यू बराबर हो गई। ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, माने क्या P की वैल्यू हम लोग क्या यूज किए, P की वैल्यू P के स्थान में कितना रखें हम लोग 2, तो आ जाएगा P की वैल्यू कितना आ जाएगा 2। P की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो ये दोनों रेखाएं कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के संपाती हो जाएंगे। ठीक है ना।
चलिए फटाफट चलिए आगे चलते हैं। कंडीशन आप लोग याद करके रखेंगे। 3वां क्वेश्चन है इसका, करा कि यदि 3x धन का 2py बराबर 2 और 2x प्लस का 5y प्लस का 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर है तो p का मान ज्ञात कीजिए। इसी कंडीशन जस्ट इसके पहले वाले पे कंडीशन पर क्वेश्चन दे रखा है, बहुत प्यारा सा ये भी क्वेश्चन है, उसी का है 2 चर और एक ही समीकरण से। हम लोग क्वेश्चन फटाफट लिख देना चाहेंगे। कितना है 3x धन का तुम लोग के पास सॉल्व होगा ना आंसर, वहाँ से क्वेश्चन बोलो। 3x धन का 2py बराबर हाँ 2 और मतलब नीचे हाँ, ये पहला क्वेश्चन दे रखा, दूसरा 2x प्लस का 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर है तो p का मान होगा। हाँ, ये दोनों रेखाएं कैसे एक दूसरे के समानांतर हैं, समांतर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, समांतर हैं। अगर ये समांतर है तो p का मान ज्ञात कीजिए। अभी मैंने जस्ट कंडीशन लिखा था कि समांतर में होता क्या कंडीशन है। ऐसे इसमें समांतर, अगर ये दो रेखाएं समांतर हैं तो कहने का मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। a1 a2 और b1 b2 आपस में बराबर होंगे। a1 और b1 मिले कहाँ, पहले वाले समीकरण से, तो ये a1 हो गया, और मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ, ये मेरे पास फर्स्ट वाला a1 होगा और ये क्या होगा b1 होगा ना। x ये y को छोड़ करके जो बचेगा कोफिशिएंट वो होता है। यहाँ पर ये a2 है और ये b2 है, सी से मुझे मतलब नहीं। इस वाले कंडीशन हम अप्लाई करेंगे फॉर्म, तो a1 कितना 3 और a2 कितना 2, b1 कितना 2p पूरा, हाँ गुड। इसके बाद b2 कितना 5, इसको कैलकुलेट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 5 तिया का 15 और इसका गुणा इसमें करोगे 2 दूंगा का 4p, तो क्या आ जाएगा p बराबर 15/4, ठीक है ना। तो p का मान कितना आ जाएगा मेरे पास 15/4। देखिए ऑप्शन कौन कोई मैच कर रहा है किसमें कि नहीं। हाँ, पहला जो है कि राइट आंसर इसका होगा, ए इज राइट आंसर। चले आगे चले, नोट कर लिया हो तुम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 7वां देखेंगे। 7वां का रहा है कि यदि 15 cot थीटा बराबर 8 तो साइन थीटा का मान क्या होगा, है ना। क्या दे रखा क्वेश्चन, ये दे रखा 15 cot थीटा बराबर कितना दे रखा 8, तो साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। देखो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट वाले चैप्टर से लिया गया है, तो सिंपल सी बात, इसको हम लोग सॉल्व क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम लोग cot थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ये 15 इधर जाए क्या हो जाएगा, इस पर भाग हो जाएगा, तो ये बनेगा कुछ ऐसा। अब हम लोग cot बराबर जानते हैं, फार्मूला हम लोग लाल बटे कक्का वाला लगाएंगे। cot का क्या होता है, आधार बटे का लंब। तो इससे मुझे पता ये चल गया कि ये क्या दे रखा है, एक आधार दिया है ऊपर, आधार दिया है, आधार का मान दिया है, और दूसरा किसका मान दिया है, लंब का मान दिया है। किसका मान दिया है। अब एक ट्रिग्नोमेट्री, एक हम लोग राइट ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज ये है मेरे पास, कुछ भी नाम देते हैं, पी क्यू आर नाम देते हैं। इस आर वाले का मान, ये इसको हम लोग एंगल थीटा मानते हैं। इसके जस्ट सामने वाला ये लंब होगा, लंब की वैल्यू कितना दे रखा है 15, और ये आधार दे रखा है 8, तो मुझे कर्ण की वैल्यू निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। चलो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। कर्ण का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस का क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर कितना दे रखा है, पी आर 15 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करोगे 225, 8 का स्क्वायर करोगे 64, तो आ कितना जाएगा 5 4 का 9 और 6 2 का 8, और ये आ जाएगा 289 किसका वर्ग था 17 का, पी आर का स्क्वायर। तो पी आर बराबर कितना आ गया मेरे पास 17, कितना आ गया, माने क्या आ गया मेरे पास ये कर्ण की वैल्यू कितना आ गया 17। अब हम लोग साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे का
कर्ण, है ना। यहाँ से मुझे साइन थीटा की वैल्यू पूछा था, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे का कर्ण। लंब कितना है, लंब का मान कितना दिया है 15, और कर्ण कितना आ गया 17, तो कितना इसका आंसर आ जाएगा आपका 15 बटे का 17। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 15 बटे 17, जो कि ऑप्शन कौन सा सही है, 15 बटे 17, डी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा, डी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन इसका 8वां है, कारक यदि त्रिभुज ABC तथा XYZ दो समरूप त्रिभुज हैं तथा कोण A बराबर 75 अंश और कोण Y बराबर का 57 अंश हो तो कोण C का मान ज्ञात कीजिए। चलो ये आपका त्रिभुज का चैप्टर है समरूप से, तो थोड़ा सा हम लोग बनाना चाहेंगे। आप लोगों को ये सब बनाना नहीं, आपको अंदर ही अंदर कैलकुलेट करके आपको बहुविकल्पी प्रश्न जो रहेगा उसको आपको सर्कल बनाना होगा ओमार शीट पे। ये मैं आप लोग को केवल समझने के लिए बनाया जा रहा है इतना आप लोग को, जिससे आप लोग कोई समस्या ना हो। ये x y और ये z, ये दो त्रिभुज दे रखे हैं, दोनों के दोनों समरूप हैं, ठीक है ना। समरूप अगर हैं तो इनकी कुछ वैल्यू दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, कोण A का मान 75 अंश दे रखा है, इसका मान 75 डिग्री दे रखा है, और कोण किसका मान y का मान 27, ये इसका 57 अंश दे रखा। चलो ठीक है 57 अंश, ठीक है ना। तो कह रहा है c का मान ज्ञात कीजिए, किसका पूछ रहा है, c का मान। देखो समरूप होने के केस में क्या कोण आपस में बराबर रहेंगे। अगर ये 75 अंश है, ये भी वाला कितना का होगा 75 अंश का होगा। अगर ये 57 अंश का है तो इसके संगत कोण भी कितना होगा 57 अंश होगा। तो इस वाले का वैल्यू फाइंड करना है। हम लोग जानते हैं क्या है, ये आपका समरूप त्रिभुज का नियम है। अगर ये दो त्रिभुज सर्वांग मतलब समरूप है तो ये कोण इसके संगत कोण के बराबर, ये वाला कोण इसके संगत के बराबर, और ये वाला इसके संगत कोण के बराबर होता है। अब ये मुझे को मिल गया। हम लोग जानते हैं क्या, त्रिभुज के किसी भी तीनों अंतः कोणों का योगफल क्या होता है 180 अंश होता है। प्रमेय लगा देते हैं फट इस पे, चलिए लगाइए। तो तीनों कोणों का अंत, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको नहीं पता है, इसको सी, अच्छा चलो सी रहने दे रहे हैं। तो क्या होगा, कोण A प्लस का कोण B प्लस का कोण का C इज इक्वल टू कितना होगा 180 अंश। कोण A का वैल्यू कितना है 75 अंश, और कोण B की वैल्यू कितना है 57 अंश, और ये कोण C की वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है 180। चलो जोड़ लो दोनों, 7 5 12 का तो हासिल गया 1, 5 7 5 12, 12 1 का 13, 132 अंश धन का C बराबर 180 अंश। तो कोण C बराबर क्या हो जाएगा आपका 180 माइनस का 132, तो कोण C की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोण C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 में से 8 2 गए 8, इसके 7 में से 4 7 में से 3 गए 4, है ना। तो क्या 1 में से 1 गए 0, तो C की वैल्यू जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी आपकी 48 अंश आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको किया जाएगा। तो हम लोग 8वें का आपका जो ऑप्शन हो कौन सा है, बी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 9वां है आपका, कह रहा है कि बिंदु M -3 व 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। देखिए थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। ये एक आपका M पॉइंट दे रखा है, इसका जो कोऑर्डिनेट है आपका -3 व 4 दे रखा है। ये कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। मूल बिंदु का मतलब क्या है, 0 और 0 होता है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो आप लोग खूब अच्छे से अगर देखो तो बता दे रहा हूँ। ये क्या होता है, ये एक्सेस का पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, और ये एक्सेस का नेगेटिव डायरेक्शन है, और ये वाई एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन है, और ये वाई एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन। तो अगर चतुर्थांश, कभी कभी चतुर्थांश भी पूछ लेता है, चतुर्थांश आप लोग ध्यान देना, इसको हम लोग फर्स्ट चतुर्थांश बोलते हैं। इसमें दोनों यानी भुज और कोटि दोनों, पहला वाला जो एक्स की वैल्यू होती है इसको हम लोग भुज बोलते हैं, और जो वाई की वैल्यू होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो पहले वाले चतुर्थांश में दोनों भुज और कोटि दोनों धनात्मक होंगे। दूसरे वाले ध्यान ये भी रखें, एक्स वाली वैल्यू पहले लिखा जाएगा, वाई वाली वैल्यू बाद में। तो जो कोऑर्डिनेट बनता है एक्स कामा वाई का होता है, मतलब एक्स वाला पहले वाई वाला बाद में। इसमें
माइनस का प्लस होगा, क्योंकि माइनस पहले प्लस बाद में। इसमें दोनों माइनस, एक्स वाला माइनस और एक्स वाला माइनस, इसमें एक्स वाला प्लस है और वाई वाला माइनस है। तो ये कोऑर्डिनेट ऐसा बनता है, ये वाला कोऑर्डिनेट मेरे हिसाब से ये वाला लग रहा है कौन सा, इसमें है। तो मान लेते हैं कि एम पॉइंट क्या है यहाँ पर है, ये एम पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट 3 और कितना है, माइनस का 3 और 4 है। और ये ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 और 0 होता है। इसके बीच की दूरी फाइंड करना पूछ रहा है। तो ये फार्मूला, बीच की दूरी का फार्मूला हम लोग डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि दूरी संबंधित पहले वाले सेट में हम लोग जो सॉल्व किए थे उसमें भी ये क्वेश्चन मिला था, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x2 कितना है, 0 माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस का 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 त्रिका का 9 और ये 4 चौकों का 16, क्या हो जाएगा 4 चौकों का 16 रूट में। तो दोनों को जोड़ देंगे, 16 9 कितना हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, मात्रक आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर होगा क्या, इन यानी एम और मूल बिंदु के बीच की दूरी कितनी रहेगी, इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी रहेगी 5 मात्रक या 5, ठीक है ना। तो आंसर ये 5 वाला हो जाएगा, 5 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 10वां है। 10वां कह रहा है कि बिंदुओं -2 6 और -2 व 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। अब ये मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, समझना क्वेश्चन आपका, ये भी आपका निर्देशांक ज्यामिति का है। देखो ये मेरे पास 2 बिंदु है, एक मैं मानता हूँ ए देख रहा है और दूसरा मैं मान लेता हूँ यहाँ पर बी दे रखा है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये है ए और बी, इसके मध्य बिंदु को निर्देशांक ज्ञात करना। मैं मान लेता हूँ इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x, y। ए का निर्देशांक कितना दे रखा है, -2, 6 दे रखा है, और इसका कितना दे रखा है, -2 व 10 दे रखा है। ये 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसका फार्मूला क्या होता, अगर इसको मैं x1 y1 मानता हूँ, इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 मानता हूँ, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, निर्देशांक क्या होगा बराबर, इसमें पहला x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू क्या होता है, x1 प्लस का x2 बटे 2, x1 प्लस का x2 बटे का 2, और दूसरा y के लिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस का y2 बटे का 2। ये सिंपल सा फार्मूला है। अब यहाँ से हम लोग निकाल ही सकते हैं, ये -2x1 होगा, ये पहला वाला x1 है और ये y1 है, इसमें भी ये x2 है और ये y2 है, ठीक है ना। चलो फार्मूले पर हम लोग देखते हैं, मध्य बिंदु का जो निर्देशांक का कितना हो जाएगा, -2 में -2 जोड़ो, -2 धन का -2 बटे का 2, दूसरा y वाला निकाल लो। y के लिए y1 कितना है 6 है और y2 कितना है 10 है बटे का 2। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, x बराबर कितना होगा, -2 कितना हो जाएगा, -4, और ये y वाले के लिए क्या हो जाएगा आपका 10 6 का 16 बटे का 2। तो यहाँ से इसकी x की वैल्यू कितना आ जाएगा, -2, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो यानी क्या हो जाएगा, x y का जो कोऑर्डिनेट बनेगा -2 व 8 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, -2 व 8 बनेगा। मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, -2 व 8 हो जाएगा, -2 व 8 बनेगा। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा -2 व 8 आएगा। कितना, -2 व 8, जो कि इसका फर्स्ट यानी ए इज राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए 11वां क्वेश्चन इसका अगला है, करा किसी समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब है BC पर तो AD² बराबर होगा। AD² की वैल्यू पूछ रहा है। पहले तो नंबर ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के लिए मैं एक प्यारा सा स्ट्रक्चर बनाना चाहूँगा आप लोग के लिए।
तो ये मैं मानता हूँ कि मेरे पास क्या है, ये ए बी सी डी एक समबाहु त्रिभुज है और इस पे ये लंब है। लंब होने का तात्पर्य क्या है, इसको इस पे 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगा, ये डी मान ले रहा हूँ, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। माने ये और ये पूरा ओवरऑल के आपस में बराबर होंगी। अगर मैं इन सब की भुजा अगर x मान ले रहा हूँ, ये भी x है और ये भी x है और इसको भी x मान ले रहा हूँ, ये AD जो है इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होता है, इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। अगर ये दो बराबर भागों में पूरा बांटेगा तो ये x है, तो ये इसकी वैल्यू कितना होगा, x/2 और ये भी क्या हो जाएगा, x/2 होगा। ये क्या है मेरे पास, इधर से एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और एक इधर से समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज का अगर मैं प्रमेय यहाँ पर लागू करूँ, अगर लगाऊँ, तो इस वाले त्रिभुज में मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या, यहाँ पर मान लेता हूँ, माना समबाहु त्रिभुज की भुजा x है ना, इसलिए और क्या है दिया है क्या, AD परपेंडिकुलर है किस पे, BC पर है। इसलिए अगर इस पे परपेंडिकुलर है तो इसलिए क्या होगा आपका DC बराबर BD और इसकी वैल्यू होगा x/2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि लंब है तो इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा, तो ये टर्म बनेगा। अब हम लोग लगाते क्या, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कोई एक ले लेते हैं, चलो यही ले ले रहे हैं। ADB में और मुझे निकालना किसकी वैल्यू है, AD² की वैल्यू ना। चलो अब ये क्या होगा, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, है ना। पाइथागोरस के प्रमेय से चलो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसमें देखो ध्यान रखना आप लोग, ये अब ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये वाला क्या होगा, ये आधार है ना, और ये वाला क्या है, ये आपका लंब होता है, क्या बन गया आपका लंब, और ये क्या होगा, ये कण, 90 के सामने वाला कण जिस पे रुका आधार और जो खड़ा है वो लंब होता है। चलो तो कण का स्क्वायर मतलब क्या, AB का स्क्वायर, AB कण है, AB का स्क्वायर ये कण है, AB का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी AD का स्क्वायर प्लस का फिर आधार का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर, सॉरी BD का स्क्वायर। ओके चलो कोई बात नहीं, AB की स्क्वायर ऐसे रहने दे कोई दिक्कत नहीं, AB का हो ये स्क्वायर, इसको हम लोग x², इसके स्थान पे x लिख देते हैं, x², और इसके स्थान पे AD की वैल्यू है, AD की वैल्यू मुझे निकालना है, AD² को ऐसे रहने दे रहे, AD का स्क्वायर धन का BD की वैल्यू कितना मेरे पास है, x/2 का होल स्क्वायर। बहुत अच्छे, AD की वैल्यू निकालना, AD² यहाँ पर रहने दो और इसको इधर लेके आता हूँ, x² माइनस का इसको कर लो, x² होगा और 2 दूँगों का कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से आ जाएगा AD² बराबर क्या आ जाएगा, 4 1 के 4, 4 में से 1 गया 3 x²/4 है ना। AD² की वैल्यू पूछ रहा था, है ना। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 1 का 4 हो गया, AD² का बराबर। अब यहाँ से आप लोग भुजा के केस में भुजा लिख दो, यहाँ पर x किसके बराबर था मेरे पास, AD² बराबर क्या हो जाएगा 3, इसकी वैल्यू कुछ भी भुजा लिख दो, कोई भुजा लिख लो क्योंकि तीनों भुजा आपस में बराबर हैं, AB लिख दो या कुछ भी लिख दो, AB में लिख दे रहा हूँ AB का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका AD की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपका, ठीक है ना, ये AD बराबर क्या आ गया 3 x² मतलब कोई भुजा, मैं इसी को ले रहा हूँ क्योंकि BC के केस में जो सिद्ध करना है तो ये BC का होल स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है ना। इसके बाद इसको यहाँ से हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, समझो आप लोग। ये AD तो है, ये है AD स्क्वायर जो वैल्यू होगा AD स्क्वायर, अगर मैं इसको लिखूँ 3 इंटू इसको लिख सकता हूँ BC अपान का 2 का होल स्क्वायर, टोटल का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये AD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 गुणे, ये देखो BC/2, BC/2 माने क्या होगा, आधा इसका होता है ना। तो BC के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC के स्थान पे BC/2 माने अगर इसका आधा में क्या लिखेंगे, CD लिखेंगे, क्या लिखेंगे, CD का होल स्क्वायर। तो ये आ जाए क्या, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3CD का स्क्वायर। तो AD स्क्वायर की जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा आपका 3CD का स्क्वायर। ये थोड़ा समझ लो क्या मैं लिखा हूँ, यहाँ देखो यही था, क्योंकि जो BC था वह BC यानी जो ये आपका DC था, DC और BD दोनों क्या थे, वह BC के आधा था, BC का आधा था। तो ये जो जहाँ पर था BC का आधा, वही लिखा हूँ BC/2 के स्थान हम लोग क्या लिख दिए, DC लिख दिया हूँ। तो DC का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3CD का होल स्क्वायर, CD का होल स्क्वायर इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि इसका ऑप्शन कौन सा है भैया, डी इज राइट आंसर होगा, ठीक है ना। करा कि त्रिभुज, क्वेश्चन बढ़ावा है, बढ़ावा करा कि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 7, 5, 5, 7 और -3, है। यदि BC का मध्य बिंदु D है तो AD की माप ज्ञात करना। देखो ये भी मध्य बिंदु का प्रमेय है और बीच की दूरी का फार्मूला, इस पर 2 लगेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, हम स्ट्रक्चर यहाँ पर बना दे रहे हैं हम लोग। ये मेरे पास क्या है, एक ABC है, त्रिभुज है मेरे पास, ये A B और ये C है, और इन सारे के सारे कोऑर्डिनेट दे रखा है। कोऑर्डिनेट बोल दीजिए फटाफट, कितना कितना दे रखा है भाई, A का कितना क्रम से बोलिएगा, 7, 5 दे रखा है, ये 5, 7, ये 5, 7 दे रखा है, -3, और माइनस का 3 ना, 3 का माइनस का 3 दे रखा ना, सॉरी माइनस का नहीं +3 है। और दूसरा बात ये क्या कहा है यहाँ पर, इसका क्या कह रहा है कि BC का मध्य बिंदु, यानी BC का मध्य बिंदु AD है, ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, ये क्या है आपका D है। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग x, y मान लेते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग जस्ट निकाले थे, हमें पूछा क्या है, इसी की भी AD की लंबाई पूछ रहा है, AD का AD का मध्य बिंदु तभी, AD की लंबाई तभी आएगी जब इसका D का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। AD के कोऑर्डिनेट के लिए भी मध्य बिंदु को हम लोग प्रमेय लगाए थे, क्या था मध्य बिंदु को प्रमेय, यानी अगर किसी का मध्य बिंदु, मुझे मध्य बिंदु का निर्देशांक चाहिए तो x बराबर क्या होता था, x1 प्लस का x2 बटे का 2, और y वाले के लिए y1 प्लस का y2 बटे का 2। अब यहाँ पर देखो इन दोनों को लेके चलना है, ये x1 होगा, ये y1 होगा, और ये x2 होगा, और ये y2 होगा। फट से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, x बराबर x1 कितना मेरे पास 5, और x2 कितना माइनस का 3 बटे का कितना 2, और y वाले के लिए निकाल लो, y1 की वैल्यू 7 और y2 की वैल्यू कितना 3 बटे का 2। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 में से 3 गए 2, 2 बटे का 2, और यहाँ से y की वैल्यू कितना आ जाएगा 7, 3, 10 बटे का 2। हाँ, 3 माइनस है तो माइनस नहीं लगेगा, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, तो मैंने 5 में से 3 घटा दिया, 2 आ गया। तो ये x बराबर क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये y बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट जो बना x, y का, वो कितना हो गया 1, 5, यानी मध्य बिंदु का जो कोऑर्डिनेट बन गया कितना हो गया 1, 5। क्या बन गया 1, 5। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, AD की लंबाई। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर फार्मूला 2 बिंदु के बीच की दूरी का रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इन दोनों में क्या होगा, ये आपको चाहे इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 और ये y2 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग लक निकाल लेते हैं, तो बीच की दूरी क्या आ जाएगी AD की वैल्यू, AD बराबर बाई रूट में, चलो निकालो, x1 कितना मेरे पास 7 माइनस का x2 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 कितना है, y1 कितना है 5 माइनस का ये भी कितना है मेरे पास 5 है, ठीक है ना।
चलो तो 7 में से 1 गया कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस का 5 गए 0, 6 का वर्ग करेंगे 6 6 का 36, तो ये आ जाए कितना, ये होल 6 का स्क्वायर है माने 6, एक रूट खत्म करेगा आ जाए कितना वैल्यू 6। तो AD की वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास 6 होगा। ये जो 6 होगा 6 इज AD की माप होगी जो कि करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 6 मात्रक आ जाए। कौन सा, ये मात्रक, क्योंकि मैंने बताया कि लंबाई मात्रक होता है, यहाँ पर मात्रक दिया है तो मात्रक होगा 6 मात्रक, तो AD की वैल्यू 6 मात्रक हो जाए, ठीक ना। चलो क्वेश्चन अगला है जो 13वां, कहा कि यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। देखिए थीटा का मान पूछ रहा है, तो थीटा का मान आसान से आ जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को हम लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि चैनल का नाम सुशील मैथ मंत्रा है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सभी को बोलिए कि सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो कुछ भी यहाँ पर वीडियो आप लोग के पास डाली जाएगी आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 13वां सॉल्व करते हैं। दे रखा क्या था आपका, सेक थीटा बराबर 2 दिया था, सॉरी सेक था, सेक थीटा इज इक्वल टू 2 दे रखा था। तो कह रहा है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं यहाँ से थीटा बराबर निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स क्या बनेगा आपका 2 बन जाएगा। अब सेक में किसकी वैल्यू 2 होती है, सेक में किसकी वैल्यू 2 होती है। अगर ये मेरे को पता चल जाए सेक में किसकी वैल्यू 2 होती है तो हम इसको आसान से कर जाएंगे। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए मुझे टेबल को तो आना चाहिए, इसके लिए मुझे तो टेबल को आना चाहिए। क्यों, क्योंकि सेक काश का उल्टा सेक होता है। काश में जो होता है, काश 60 की वैल्यू 1/2 होती है, समझना थोड़ा सा आप लोग अगर याद होगा तो काश 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। इसी का जस्ट उल्टा, अगर सेक 60 होगा तो क्योंकि इसी का रेसिप्रोकल वैल्यू तो 2 होती है। तो यानी हम क्या करेंगे, अगर 2 के स्थान पर हम लोग 60 अंश लिख दें, सेक 60 अंश लिखेंगे, क्या कोई गलती होगा, बिल्कुल नहीं गलत होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2 के स्थान पर हम लोग क्या लिख दें, सेक 60 अंश जी। ये सेक क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। तो इसके स्थान क्या बच जाएगा, थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा 60। बस त्रिकोणमिति रेशियो को आपको फार्मूला थोड़ा सा पता होना चाहिए, आसान सा आ जाएगा क्वेश्चन। थीटा की वैल्यू 60 अंश हो जाएगी, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन 14वां अगला है, जो कि बहुत प्यारा सा है, क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का ही है। कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगी। बहुत प्यारा सा है। अगर आपको सर्व संख्याएं ट्रिग्नोमेट्री अगर आती होंगी तो कोई समस्या नहीं है। क्या दे रखा है आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का काट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस का कास स्क्वायर थीटा, इसका मान पूछ रहा है। देखिए ये सर्व समीकरण हैं, क्या है आपका, सर्व समीकरण हैं। ये आपका थर्ड वाला सर्व समीकरण है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पर इसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे क्या, ये इसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे क्या 1 लिखेंगे, 1 इंटू इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर का थीटा। दोनों को दोनों सर्व समीकरण हैं। तो यहाँ से वैल्यू इसकी आ जाएगी क्या, इसकी वैल्यू आ जाएगी बराबर, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर का थीटा। दोनों को मैं मान यहाँ पर लिख देना चाहूँगा, क्या सर्व समीकरण, एक पहला सर्व समीकरण और एक ठो आपका तीसरा सर्व समीकरण है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, और 1 माइनस का कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर का थीटा। ये 2 सर्व समीकरण यहाँ पर यूज किया गया है, जिससे ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर का थीटा। डी इज राइट आंसर होगा इसका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका 15 है, इसमें हम लोग 15 क्वेश्चन देखेंगे। अगले वाले वीडियो में हम लोग अलग क्वेश्चन मिलेगा आपका। 15वां क्वेश्चन कर रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार की त्रिज्या होगी। देखिए आधार की त्रिज्या है, प्यारा सा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से ही संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसको हम लोग करेंगे, क्या दे रखा है, कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन दे रखा है। लंबवृत्तीय बेलन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है। ये आपका लंबवृत्तीय बेलन बना दिया हम लोग, ठीक है ना।
ये लंबवृत्तीय हम लोग बेलन बना दिए। क्या दे रखा है, इसके आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, इसके आधार का क्षेत्रफल दे रखा है क्या, 9 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर दे रखा है, यही दिया है। गुड। तो कह रहा है आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसका त्रिज्या यहाँ पर देखो, अगर आधार की त्रिज्या दे रखा है तो ये एक सर्कल लगा होता है, ये दोनों अगर बेलन के दोनों सिरों पे देखो तो एक सर्कल होता है। अगर सर्कल का क्षेत्रफल 9 पाई दे रखा है तो हम लोग इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, ये वृत्त ही है, समझो एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है आपका 9 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर का, वो तो आपका गोला का बता रहे हो, ये आपका क्या होगा पाई आर का स्क्वायर बराबर कितना 9 पाई। तो ये पाई तो पाई से कैंसिल आउट होगा, आर स्क्वायर बराबर 9, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। जो त्रिज्या हो जाएगी क्या हो जाएगी आपका 3 सेंटीमीटर। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा जो गोल बेलन का जो आधार की जो त्रिज्या बनेगी वो 3 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन इज राइट आंसर इसका होगा, ठीक है ना। तो आप सभी स्टूडेंट से आप निवेदन है, अगर वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो कुछ भी आप लोग के लिए यहाँ पर वीडियो अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। देखिए क्या बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है कि एक 4 सेंटीमीटर का मेरे पास क्या है, मैं इसका स्ट्रक्चर भी बनाते चल रहा हूँ इधर। कह रहा है कि मेरे पास 4 सेंटीमीटर वाला ये क्या है, मेरे पास एक सर्कल गिवन है, मतलब एक ये वृत्त दे रखा है, इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। मुझे इसमें क्या करना है, एक मुझे जो है कि वर्ग इसमें इसके अंदर बनाना है। क्या बनाना हम लोग को, एक वर्ग बनाना है। अब ये वर्ग इस तरह से बनाया है और कह रहा है इस वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, यानी कितने क्षेत्रफल का इसके अंदर एक मेरे पास वर्ग बनेगा, उसका मुझे क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं ये मेरे पास ये सेंटर है और ये जो अगर इसको सेंटर से होते हुए हम लोग ऐसे मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका विकर्ण बनेगा। क्या बनेगा भाई, विकर्ण होगा, ठीक है ना। इसका ये इस आयत का यानी इस वर्ग का, वर्ग ABCD का ये क्या हो जाएगा आपका ये विकर्ण बनेगा और इस सर्कल का क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। तो यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर दे रखा है उसको हम लोग फटाफट यहाँ पर लिख लेते हैं। ये क्या यहाँ पर दे रखा है मेरे पास, यहाँ पर दे रखा है आपका वृत्त की त्रिज्या, कितना दे रखा है आपका, त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर का दे रखा है तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, व्यास बराबर फार्मूला आप लोग जानते हैं, व्यास बराबर क्या होता है आपका 2 गुणे का व्यास, 2 गुणे का त्रिज्या। अब यहाँ पर त्रिज्या कितना दे रखा है 4, तो आ कितना आ गया मेरे पास 8 सेंटीमीटर। यानी इसका जो डायमीटर आ गया किसका, वृत्त का, जो वृत्त का व्यास आ गया वो कितना मेरे पास आ गया 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग देख रहे हैं इस वर्ग का विकर्ण भी कितना है, ये जो वर्ग का जो विकर्ण है वृत्त का डायमीटर के बराबर है, ये डायमीटर ही है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, जो वर्ग का जो विकर्ण होगा, वर्ग का विकर्ण जो होगा किसके बराबर होगा, वृत्त के व्यास के, है ना, यही ना होगा भाई, दोनों तो सेम है। अब वर्ग का विकर्ण का फार्मूला हम लोग जानते हैं, वर्ग का जो विकर्ण का फार्मूला वो क्या होता है, रूट में 2 × a होता है। क्या होता है, रूट में 2 × a, और a क्या है मेरे पास, इस वर्ग की मैंने भुजा माना हूँ। क्या माना हूँ, भुजा। और ये व्यास कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इसकी भुजा जो है, वर्ग की जो भुजा है वो कितना हम लोग माने हैं, वो 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, माना वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, ठीक। अब यहाँ से हम लोग अगर निकालना चाहे तो a की वैल्यू निकल आएगा आसान सा। तो a बराबर क्या होता है आपका, निकल का आएगा 8/2 में 2। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये भुजा आ गया। क्या आ गया, किसकी भुजा आ गई मेरे पास, वर्ग की भुजा आ गई। अब जब मुझे वर्ग की भुजा मालूम है तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वर्ग का जो एरिया होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा,
वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यही ना होता है। चलो फट से हम लोग रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, रखो इस पे आप लोग, भुजा यानी कितना 8, 8 बटे कड़ी में 2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 8 ढाई का 64 और 2 का वर्ग कड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। तो आ कितना जाएगा मेरे पास 2, कैंसिल करो 16 दूँगा का यानी 64 मतलब 16 दूँ 32 होता है, 32 दूँ 64 तो आ जाएगा कितना 32। तो इस वृत्त का जो इस वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वह कितना हो जाएगा आपका 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है ना, ये आंसर होगा। तो इसके अंदर जो वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल कितना होगा आपका 32 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो कि इसका ऑप्शन जो है कि बी इज राइट आंसर होगा। तो हम लोग अगला इसी कड़ी में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 17वां देख रहे हैं, जो कि आप लोग स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन 17वां ये कर रहा है कि निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा, माध्य पूछ रहा है। तो दिया क्या है, वर्ग अंतराल में आपका 3, 5 दिया है, फिर 5 से 7 दिया है, 7 से 9 दिया और 9 से 11 दे रखा, और इनकी बारंबारता दे रखा है 4 से 4, 2, 1 और 3। तो इसका माध्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, माध्य पूछ रहा है। तो ठीक है हम लोग माध्य निकालते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग किए हुए होंगे, तो इसको आप लोग बताइए कि कितने कॉलम हम लोग पहले स्टार्ट बनाए इसको, 1 कॉलम हो गया, 2 कॉलम हो गया और 3 है ना, 3 की तो आवश्यकता है ना। ये हो गया इसका, इसके माध्यम एक और बनेगा है ना, आप लोग सही बता रहे हो 4 कॉलम बनेगा, ठीक ऐसे बनेगा। हम लोग फटाफट नाम करते हैं। पहले वाले में इसमें क्या लिखा जाएगा, गुड, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल हो गया, ये बारंबारता, बारंबारता। चलो इसके बाद माध्यमान ना, चलो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं ना। इसके बाद ये क्या होगा, एफ, इसको हम लोग एफ आई बोलते हैं बारंबारता को, तो यहाँ पर होगा क्या, एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है ना। चलो ये बारंबारता बोल दो, वर्ग अंतराल बोलो क्या क्या है, 3 से लेकर के 5, 5 से लेकर 7, 7 से 9, 9 से 11, यही है ना। चलो एक कॉलम नीचे बना लेते हम लोग, किस लिए, टोटल के लिए, ठीक है ना। चलिए बारंबारता बोल दीजिए आप लोग फटाफट, 4, 2, 1, 3 है ना। चलो मध्यमान आप लोग समझिएगा, आप लोग क्यों अच्छी बात है बताने चला, हम बता दें पहले इन लोगों सभी को, जो नहीं पता उसको भी जान जाए। मध्यमान निकालने का सिंपल सा फंडा आप लोग जानते हो, पहले भी करके आए हो, जब हम लोग क्लास बता रहे थे तो उसमें भी हम लोग चर्चा खूब डिटेल से किए थे। देखो मध्यमान निकालने का सिंपल सा फंडा यहाँ पर होता क्या है कि जो वर्ग अंतराल की अपर सीमा और लोअर सीमा जो दे रखे, मतलब उच्च सीमा और जो निम्न सीमा दी रखती, इन दोनों को जोड़ करके इसी को आधा कर दीजिए, मध्यमा आ जाएगा, यानी मध्य बिंदु आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहेंगे, क्या 5 और 3 के जोड़े कितना होगा 8, और 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4, ठीक। सिमिलरली ऐसा दूसरा करेंगे, 7 और 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 12, और 12 में कितने का भाग देंगे 2 का, तो आ जाएगा कितना 6। ऐसे इसका 9 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 16, और 16 का जब हम आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8। इसके बाद नेक्स्ट वाला हम करेंगे 16 में से 11 और 9 को जोड़ेंगे तो आएगा 20, 20 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा मेरे पास 10। ये मेरे को मिला, जैसे ये मेरे को एफ आई और एक्स आई दोनों मिल गए हैं। अब यहाँ पर दोनों मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। चलो गुणा करते हैं फटाफट, इन दोनों का गुणा करो, 4 में 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा 16, 2 का गुणा 6 में करेंगे कितना होगा 12, इसके बाद 1 गुणा 8 में करेंगे कितना आएगा 8, फिर 10 का गुणा 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 30। अब इधर हमें क्या निकालना, टोटल निकालना। क्या निकालना है, टोटल। क्यों मुझे टोटल चाहिए, क्योंकि जो एक्स आई होता है या एक्स बार जो होता है मध्यमान इक्वल टू क्या, समेसन एफ आई और एक्स आई अपान का समेसन एफ आई होता है। फार्मूला यही होता है मध्य का, सॉरी मध्यमान निकालने का, ठीक ना, माध्य निकालने का फार्मूला यही होता है, ठीक है ना। अब चलो यहाँ पर टोटल फटाफट कर लो, तो किसकी किसकी जरूरत है मुझे, एफ आई की, ये समेसन लग गया मतलब जोड़, तो चलो इसको जोड़ो, 8 2 का 10, 10 से 11, 11 3 का 14, गुड। चलो इस वाले को जोड़ लो,
ये हो गया आपका 12, 8 का 20, 20 10 का 20, 30 कितना हो जाएगा 50, 50 और 16 कितना हो जाएगा 66। गुड। ये इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ये मेरे पास समेसन एफ आई और एक्स आई है, और ये मेरे पास क्या है, ये समेसन एफ आई है। ओके, वहाँ पे 10 होगा ना, 14 4 2 6 7 7 3 10। ये गलत लिख दिए क्या हम लोग? हाँ, 4 2 6 6 4 प्लस, गुड, शाबाश। हाँ, ये आपका 10 होगा, थोड़ा बाई मिस्टेक जल्दबाजी में। चलिए अब हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्या, किसके लिए मुझे एक्स बार निकालना है। एक्स का बार मतलब होता है माध्य होता है। अब माध्य समेसन एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितना मेरे पास 66, और एफ आई किसकी वैल्यू मेरे पास 10। अगर इसको करेंगे तो एक अंक में जाकर दशमलव लग जाएगा, तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.6। तो इसका जो माध्य होगा वो कितना आ जाएगा 6.6, जो कि इसका जो ऑप्शन होगा कौन सा सही है जी? डी। नहीं, डी नहीं, सी इज ए राइट आंसर। ठीक है ना, सी इज ए राइट, क्योंकि 6.6 राइट सी वाला है ना। तो चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन चलते हम लोग। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 18वां है। क्वेश्चन 18वां ये करा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता पूछ रहा है। देखिए वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर एक कोई सिक्का कॉइन को मैं ऐसे उछाल रहा हूँ, उछालने के बाद मेरे को दो संभावना बनती है। एक कॉइन को मुझे टॉस करने में दो प्रोबेबिलिटी बनती है, या तो हेड आएगा तो या तो टेल आएगा। अगर हेड की साइड से अगर मैं हेड को इवन मार रहा हूँ तो टेल आड होगा, और टेल के साइड से ले रहा हूँ तो टेल को अगर काउंट करूँ टेल को छोड़ करके तो हेड इवन आएगा, मतलब आड आएगा। मतलब एक इवन एक ऑड। तो हमेशा कितने की पॉसिबिलिटी है, टोटल कितने हैं मेरे पास? एक कॉइन को इससे मतलब उसको टॉस किया जा रहा है और इसमें दो आने की प्रोबेबिलिटी है, या तो हेड आएगा या तो टेल। ये दो प्रोबेबिलिटी बनती है एक कॉइन्स को मतलब कॉइन कर मतलब उछालने में, दो पॉसिबिलिटी। अगर इसको मैं मानता हूँ इवन, अगर ये इवन है तो ये पक्की बात है, ये तो वाला नेक्स्ट वाला ऑड हो जाएगा, क्योंकि इवन के बाद ऑड नंबर आता है, इवन के बाद ऑड आता है। तो या तो ये इवन आएगा या तो ऑड आएगा। यहाँ पर दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। कितनी होगी? किसी एक आने की, चाहे हेड हो या तो टेल, या हेड और टेल को हम लोग क्या बोलते हैं, चाहे इवन आए चाहे ऑड, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है मेरे पास 1/2। तो हो क्या जाएगा यहाँ से, इसकी जो प्रोबेबिलिटी पूरी टोटल 1 सिक्का कॉइन्स है और उसको प्रोबेबिलिटी कितना बनेगी 2। तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी पी इज जो होगी वह हाफ होगी इवन के लिए, और पी ओ होगी यानी पी ऑड यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर का, तो क्या हो जाएगा आपका ये 1/2 हो जाएगा। दोनों की प्रोबेबिलिटी 2 बनेगी, मतलब 1/2 बनेगा। तो इसमें इवन का पूछ रहा था कि ऑड का पूछ रहा था? इवन का पूछ रहा था, ऑड का पूछ रहा था? इवन का ना, नहीं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं एक आने की, तो 1/2 बनेगा। ठीक है ना, तो बी इज राइट आंसर होगा इसका। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 है। 19वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी आवृत्त वितरण का माध्य 20.5 तथा मध्यिका 21 हो तो उसका बहुलक होगा। देखिए बहुलक पूछा है। एक प्यारा सा रिलेशन हम लोग सीखे थे, किसमें? बहुलक, माध्य और किसमें? मध्यिका में। एक प्यारा सा तीनों में एक रिलेशन था, उसी रिलेशन पे ये डिपेंड क्वेश्चन है, और वो रिलेशन को हम लोग आप लोग को बताना चाहेंगे। तो रिलेशन हमें आप बोल दीजिए क्या होता है? 3 गुणे का माध्यक बराबर बराबर बहुलक होता है, प्लस का 2 इंटू माध्य। ये प्यारा सा क्वेश्चन आता है, लगभग हर एक क्वेश्चन हर एक ईयर में ये पूछ बैठता है कोई ना कोई क्वेश्चन इस पे। तो ये वाला आपको रिलेशन अच्छे से प्रॉपर इसको याद करना आप लोग को। इस पे एक क्वेश्चन आपको पक्की बात बनेगा, है ना। तो इसको आप लोग याद करके रखिएगा। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस का 2, इसके बाद क्या होता है? माध्य होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं 3 इंटू मीडियंस इज इक्वल टू मॉड प्लस का 2 मीन्स, है ना, अगर अंग्रेजी में कहें। अब इसमें हम लोग को गिवन क्या क्या है थोड़ा हमें बोल दीजिएगा। तो अच्छा मैं ही देख लेता हूँ। चलिए क्या क्या इसमें गिवन है? माध्य दे रखा है यानी x बार। माध्य कितना दे रखा है? 20.5। ठीक ना। मध्यिका कितना दिया है? माध्यिका 21 दे रखा है। पूछ क्या रहा है?
बहुलक पूछ रहा है, बहुलक क्या कर रहा है, पूछ रहा है। चलो बहुलक के लिए अब इसी फार्मूले पर हम लोग डिपेंड कर देते हैं, इसी पे रखो। कैसे क्या हो जाएगा, 3 माध्यक है, सॉरी 3 माध्यक की वैल्यू कितना दे रखा है, ये 20 का 1 इज इक्वल टू, बहुलक मुझे पूछ रहा है तो बहुलक को ऐसे रहने दे रहे हैं, है ना, प्लस का 2 गुणे माध्य, माध्य की वैल्यू कितना दे रखा है 20.5। चलो इसको कैलकुलेट कर लो, इसका 21 में 3 का गुणा करेंगे, 3 1 का 3, 3 2 का 6, 63। ये बहुलक ऐसे रहने दो क्योंकि इसी की वैल्यू निकालना है। ये क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 41.0 मतलब 41। बहुलक की वैल्यू निकालना है तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर रिमूव करते हैं, ये 63 इधर था ही और इधर 41 कर लेते हैं। चलो घटाओ, 3 में से 2 1 गया 2 और 6 में से 4 गया 2, तो बहुलक कितना मेरे पास आ गया आपका 22। क्या आ गया आपका, यहाँ पर मैं मोड लिख दे रहा हूँ, मोड मीन्स बहुलक का ही होता है। यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास ये 20 का 2, तो 22 इसका करेक्ट आंसर होगा। हम लोग चलेंगे ऑप्शन किसके साथ भाई, डी के साथ, डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चले चलते हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस समय हम लोग देखेंगे 20 वाला, ये बहुविकल्पिक प्रश्न का खंड अ का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि 20 क्वेश्चन दिए हैं, हर एक नंबर का है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। तो लास्ट वाला क्वेश्चन लोग पढ़ रहे हैं, करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखो प्रायिकता पूछ रही है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि अगर मेरे पास कोई एक क्वाइन है, समझ लो मेरी बात, अगर मेरे पास कोई एक क्वाइन है, अगर उसको टास्क करूंगा उसमें 2 संभावनाएं हैं, क्योंकि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर इसमें हमें किसी भी एक की प्रायिकता अगर मुझे निकालना हेड या टेल की, तो हम कहेंगे आधे आधे का दोनों चांस होता है, बिल्कुल होता है आधे आधे चांस। अगर ऐसे में गोटी की बात करूं, अगर मैं लूडो की गोटी की बात करूं, तो अगर किसी एक नंबर आने का, क्योंकि हर एक गोटी में कितनी संभावना होती है 6 अंक, 1 से लेकर 6 तक ऐसे नंबरिंग के 1 फिर 2 3 4 5 6 ऐसे 6 नंबरिंग किया रहता है। तो अगर मैं पूछूं हर एक अंक आने का, 1 2 अंक आने का, तो कितनी संभावनाएं होंगी, तो जितनी इसमें संभावनाएं होंगी, यानी एक लूडो है, यानी एक गोटी है और हर एक लूडो की गोटी में 6 संभावनाएं आ सकती है, तो 1/6 बनता है। अगर मैं कह दूं कि लूडो की गोटी में क्या ये 1/7 ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि 6 ही फलक होते हैं, तो उसमें 7 तो आएगा नहीं, 7वां तो बनेगा नहीं, तो ये तो चांस बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो घटना घट ही नहीं सकती। अगर मैं इसमें कह दूं कि 1/3 की संभावना बनेगी, तो बिल्कुल नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि 2 ही पासे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये तीसरा पासा कहाँ से आ जाएगा, कोई तो आएगा नहीं, तो 2 संभावना। मतलब मैं ओवरऑल में अगर आप लोगों को समझाने का प्रयास करूं कि अगर घटना जो घट रही है, अगर घटना की संख्या, घटना घटित होने की संख्या से, मतलब जैसे यहाँ पर मैं कहूँ, ये कहूँ ये मेरे पास ये कुल घटना है, ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कुल घटना बोलते हैं, और नीचे वाले को घटना घटने की संख्या बोलते हैं, क्या आएगी। अगर मैं ऐसा कहूँ कि अगर कुल घटना घटने की संख्या से घटना घटित की संख्या अगर कम है, तो संभावना बिल्कुल नहीं हो सकती, है ना। तो इस तरह से रंग हो। इसमें जो क्वेश्चन 20 वाले में दे रखा है, मैं यहाँ पर ऑप्शन लिख देना चाहूँगा कि है क्या आपका 4/3, बोलो 4/3 है। दूसरा क्या है 2/3, 1 3/5। अब इसमें हम कहें कौन सी संभावना नहीं हो सकती है। देखिए ये आपका 3/2 है, यानी 2 में से कितनी घटना घट रही हैं, 3, है ना। सॉरी मैं उल्टा बता दिया। हाँ, घटना घटित क्या होता है, प्रायिकता बराबर क्या होता है, घटना घटने की संभावना, या संख्या लिखते रहे, संख्या बटे कुल घटना, कुल घटना, ये होता है सिंपल सा फॉर्म। अब ये देखा, बताइए कुल घटना ज्यादा होगा कि घटना घटने की संभावना संख्या, मतलब कुल घटने की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, पक्की बात है, या तो ज्यादा या तो बराबर हो, तो उस केस में जो हमारे पास घटने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब वो संभावना बन सकती है, अदरवाइज नहीं बन सकती। अब ऐसे देखो क्या किसमें कोई है, ये घटना घटने की संख्या 3 है और कुल घटना 3 है, मतलब ये घटना घटने की संख्या कितना है 2 है और कुल घटना कितनी है 3 है, ये तो सही है।
कुल घटना की संख्या ज़्यादा है, पक्की बात ये सही है। ये भी सही है, यह कुल घटना संख्या के बराबर है, ये भी सही है। इसमें देखो ये कुल घटना कितना है, 5 दे रखा है और कितना घटित हो रही है, 3 है, ये भी सही है। लेकिन इस वाले में हम लोग देख रहे हैं कि कुल घटना कितना दे रखा है, 3 दे दिया है और 3 में से 4 घटेगा। कभी संभव है? बिल्कुल नहीं संभव है। तो 3 में से 4 कभी घट नहीं सकता, इसलिए 4/3 वाला ऑप्शन ये रॉन्ग ऑप्शन होगा। ये प्रायिकता नहीं हो सकती, यानी घटना नहीं घट सकती है। वही जो पूछा था कि न घटने की प्रायिकता क्या होगी, तो ऑप्शन इज राइट आंसर कितना, 4/3 इज राइट आंसर। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन जहां पर दे इस तरह से आप लोग कर सकते हो। चलो